शुरू करूं? हाँ, तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करेंगे हम लोग। और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है, एक मिनट, ठीक है। हाँ, अभी अपन लाइव आ गए, ठीक है। तो आपको पता है क्या कि हम लोग एक नया बैच ला रहे हैं जो हर साल 11th में कोटा में दुखियारे लोग होते हैं, दुखी लोग होते हैं, उनके लिए। और होता क्या है कि हम हर साल ये ऑब्जर्व करते हैं कि इस समय तक आते आते, अगस्त तक आते आते, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपनी कोचिंग से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता है क्योंकि फी रिफंड हो नहीं सकती। और सारे इंस्टीट्यूट में अनअकैडमी जैसी सुविधा है नहीं कि प्लस का सब्सक्रिप्शन भी मिले, ताकि अगर किसी टीचर से समझ में नहीं आ रहा है तो ऑनलाइन किसी और टीचर से समझ लें। ये सुविधा सारे इंस्टीट्यूट में है नहीं। हाइब्रिड क्लासेस सारे इंस्टीट्यूट में है नहीं। तो हमारे यहाँ जैसे सारी क्लासेस हाइब्रिड है। तो ये सारी चीज़ों के लिए मेरे हिसाब से ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ कोटा है, और शायद ये लास्ट टाइम भी है। मतलब बहुत हमने मनाया अनअकैडमी में, और अनअकैडमी के लोग भी, खैर मतलब मैनेजमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रहा है कोटा को लेकर के कि हाँ यार, ये प्रॉब्लम अगर है तो एटलीस्ट हम अपने 10,000 को क्रॉस करने की खुशी में इस बार ये एज ए गिफ्ट हम काम कर सकते हैं। और ये क्या है? ये है कि अगर आप दुखी हैं अपनी कोचिंग से तो आप यहाँ पर अनअकैडमी में आइए। आपको एक्स्ट्रा फीस देने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल 12th की फीस दीजिए, लेकिन हम आपका 11th प्लस 12th दोनों कराएंगे, और शानदार टीम के साथ, विद प्लस के सब्सक्रिप्शन, विद कौन सी क्लासेस? हाइब्रिड क्लासेस। मतलब तबीयत खराब हो चुकी है तो आप जा करके उसे अटेंड कर सकते हैं। यार पता नहीं, मतलब मुझे ये एक्चुअली में ये मेरा सबसे बड़ा ड्रीम था इस बैच को लेकर के। बाकी इसी कारण से मैं इस में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा करीब 15-16 सालों से हर साल देखता हुआ आ रहा हूँ। इस समय बच्चे बहुत परेशान होते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और लास्ट क्लास में जहां पर थे उसके आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन हमने किया था, ये तो रोटेशन का क्वेश्चन है, ये नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्लाइड मेरे पास नहीं है, मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्लाइड चाहिए होगी मेरे हिसाब से। लास्ट क्लास में हम लोग, मुझे जहां तक याद है बच्चों, मैं याद आ भी गया मुझे। Sir, I am a student of Unacademy hybrid mode of batch CA3 for physics and all other subjects from CB4 batch. But sir, there is very much lag in the classes and Unacademy team is not solving the issue. बिल्कुल सही कह रहे हैं अवनी, ऐसा 2 दिन पिछले हो रहा है, लेकिन हमेशा से नहीं हो रहा है। और आज शाम को ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, ये आपके लिए खुशखबरी है। और आगे से ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, निश्चिंत रहिए, ठीक है। और आती है तो आप बताइए मुझे, ठीक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अभी रहने दो। हम अभी शुरू करते हैं। ठीक है, कूलम्स लॉ। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि आज मैं आपको कूलम्स लॉ पढ़ाऊंगा, ठीक है। राहुल सर के केमिस्ट्री के लेक्चर कहाँ से मिलेंगे भाई, बताइए। राहुल सर के केमिस्ट्री के लेक्चर ऑलरेडी चल रहे हैं बेटा इसी चैनल पर। टीटीएस में 2 बजे उनका जो मैं क्या कहते हैं उसका, उनका जो लेक्चर होता है, रिकॉर्डेड लेक्चर, वो डाला जाता है, ठीक है ना। तो आप उस रिकॉर्डेड लेक्चर को देख सकते हो। सर कैन यू गिव योर टेलीग्राम आईडी फ्रॉम वेयर शैल आई कॉन्टेक्ट यू? टेलीग्राम आईडी सर डाल दीजिएगा, मेरी आज ही डाल दीजिएगा, और आगे भी फर्दर भी डालते रहेगा, एमबी सर फिजिक्स वाली बिल्कुल मिल जाएगा। और वो भी डाल दीजिएगा, एमबी सर सपोर्ट, है ना,
दोनों। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स धमाल मचाते हैं। आज कुछ और ऐसी धमाल वाली चीजें पढ़ाऊंगा आपको कि आपको मजा आने वाला है। आज बहुत मजा आने वाला है, आप एंजॉय करोगे। और जैसे आपने पिछली बार एंजॉय किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इस बार भी आपको बहुत मजा आने वाला, आनंद ही आनंद आएगा आज। सर हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, यार इन सब चीज़ों के लिए कभी बाद में बताऊंगा, आराम से टेंशन मत लो, मस्त टाइप समझाऊंगा आज। लेकिन मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने दो। और लास्ट क्लास में मैं कूलम्स लॉ पे था, तो आज भी कूलम्स लॉ के बारे में ही बताऊंगा थोड़ा सा। मतलब लास्ट क्लास में मैंने बोला था आपसे, अगर आपको याद हो, कि यार कूलम्स लॉ जो है वो पढ़ेंगे। ठीक, लास्ट क्लास में हम लोग कह रहे थे चार्ज इज इनवेरिएंट, मतलब फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है, याद है यहाँ तक? ठीक है, तो आज है कूलम्स लॉ। पेन पेन पेन, ठीक है। कूलम्स लॉ देखते हैं क्या होता है। कूलम्स लॉ, ओ यू, यहां यू आता है, ठीक है। तो कूलम्स लॉ जानते तो सभी हैं, और नहीं जानते तो जान लो फटाफट। क्या है? 2 पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स बताता है, 2 पॉइंट चार्जेस। कि कौन कौन से पॉइंट चार्जेस? पॉइंट चार्जेस के ऊपर स्टार लगा रहा हूं, इस स्टार का मीनिंग बहुत भारी है, थोड़ा वेट करना, समझ में आ जाएगा। ये है Q1, ये है Q2। Q1 एंड Q2 आर 2 पॉइंट चार्जेस। Q1 एंड Q2 आर 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है। अच्छा, ये बीच की डिस्टेंस, बोलो भाई, बीच की डिस्टेंस कितनी? R। तो कूलम्स लॉ कहता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, उसकी वैल्यू हम बता सकते हैं आपको, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू, ठीक है। तो वो वैल्यू कितनी होगी? F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक, इसका डायरेक्शन क्या होता है? along द लाइन ज्वाइनिंग। ध्यान रखना भाई, सब कूलम्स लॉ तो बहुत लोगों को आता है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आगे चल करके, तो ध्यान से सुनते रहिएगा। यही नहीं कि अरे कूलम्स लॉ तो आता है, ये तो हमको आता ही है, ठीक है। सर काइंडली टेल मी व्हाट इज अनअकैडमी TTS एज यू मेंशन्ड, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। ठीक है, TTS का मतलब ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। अच्छा, इसमें अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट चार्जेस है, ठीक। इसके साथ साथ सेम चार्ज रिपल सेम सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं? रिपल करते हैं। और अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर सिमिलर चार्जेस है तो क्या करेंगे? मतलब प्लस Q1 प्लस Q2 है तो रिपल करेंगे, अलोंग द लाइन लगेंगे लेकिन रिपल करेंगे। और अपोजिट चार्जेस हैं तो बच्चों, ये पहले वाली बातें कर लेते हैं जो नॉर्मल बातें हैं, आप सबको पता है। मतलब एक प्लस Q1 है, दूसरा माइनस Q2 है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चा? अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो सिमिलर चार्जेस रिपल ईच अदर और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यहां तक क्लियर? अब जरा ध्यान से सुनना, ये फोर्स है क्या, और इस फोर्स में जो कांस्टेंट आ रहा है इसका नाम क्या है? तो पहली बात तो वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन SI यूनिट इज 9 × 10⁹। अब यूनिट आप निकाल लीजिएगा, यूनिट आपको निकालनी भी चाहिए, ठीक है, वो निकाल लीजिएगा। तो 9 × 10⁹, इसकी यूनिट क्या है वो आप बता दीजिएगा, लेकिन SI यूनिट में ये वैल्यू होती है, ठीक। ध्यान से सुनना, एप्सिलॉन नॉट का नाम अभी सुन लीजिए, फिर डाइलेक्ट्रिक नाम का कैपेसिटर में चैप्टर आएगा, वहां पर मैं बताऊंगा इसका नाम भी एक क्यों रखा गया है और इसका क्या मतलब होता है। अभी सिर्फ नाम जान लीजिए, इसका नाम है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जनरली इस चैप्टर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक कांस्टेंट k से भी डिनोट किया जाता है, तो कभी k अगर लिखा हो तो समझ जाइएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस फोर्स? ये फोर्स है क्या, कोई बताएगा ये फोर्स क्या है? इस फोर्स के बारे में जानते हैं, जरा ध्यान से सुनना, बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा
दिमाग खोल करके पढ़ना। बिल्कुल लाइव करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। ऑब्वियसली लाइव लेक्चर का जो फायदा है वो आपको रिकॉर्डेड में नहीं मिल सकता, क्योंकि लाइव लेक्चर में मैं आपके कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाउट देखता हूँ और उनके आंसर भी देता हूँ, प्लस क्वेश्चन करवाता हूँ, तो उस पर्टिकुलर टाइम स्पैन में क्वेश्चन करने से बहुत फायदा होता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट, द फोर्स इन इक्वेशन वन, द फोर्स एफ इन इक्वेशन वन, इन इक्वेशन वन कौन सी, ये जो इक्वेशन वन मैंने लिखी हुई है, ठीक है, इन इक्वेशन वन इज द फोर्स अप्लाइड बाय Q1, पॉइंट चार्ज Q1, चार्ज Q1 ऑन Q2, ठीक है, चाय के लिए बोल दीजिए जरा। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात, एंड इट डज नॉट डिपेंड, भाई चाय की याद आ गई तो मैंने चाय के लिए बोल दिया, एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन देम, मीडियम बिटवीन देम, मीडियम पर डिपेंड नहीं करता बच्चों, समझो इस बात को, मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। कई बुक्स में लिखा होता है कि मीडियम पर डिपेंड करता है दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स। ध्यान रखिएगा, फोर्स अप्लाइड बाय Q1 ऑन Q2 डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग। मतलब किसी ने यहां मेटल रख दिया, बताइए लगेगा कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर ही रहेगा, ध्यान रखिए। लेकिन ये कौन सा फोर्स है बच्चों, नेट फोर्स नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। मान लीजिए ये एक शेल है, कंडक्टिंग शेल, कैसा शेल है, कंडक्टिंग शेल है, कैसा शेल है बच्चों, कंडक्टिंग शेल है। ये कंडक्टिंग शेल के अंदर एक Q1 है, और बाहर ये Q2 है। चलिए बताइए इन दोनों के बीच में फोर्स Q1 Q2 पर फोर्स अप्लाई करेगा क्या, बताइए इसका आंसर, क्या Q1 Q2 पर फोर्स अप्लाई करेगा क्या? पॉइंट चार्ज स्टार, हाँ बिल्कुल आयुष कुमार बताऊंगा, पॉइंट चार्ज का स्टार का मतलब बताऊंगा। अभी भी फोर्स अप्लाइड बाय Q1 ऑन Q2 रिमेन सेम, फिर से 1/4πε0, मतलब जिसको हम K कह दिया था पिछली बार मैंने, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इस फोर्स रिमेन सेम, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, कूलम्स लॉ से रिलेटेड। जो पॉइंट चार्ज पर कंडीशन अप्लाई वाला स्टार लगाया था, अब उस स्टार का मतलब बताने जा रहा हूं। कोई बताएगा पॉइंट चार्ज पर जो स्टार लगाया उसका क्या मतलब है, कोई बताना चाहे तो बता सकता है। हालांकि चलिए मैं आपको बताता हूं पॉइंट चार्ज क्या होते हैं, क्योंकि अगर आप पॉइंट चार्ज नहीं जाते हैं तो इस लॉ को पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि पॉइंट चार्ज अगर वाकई में आप अपनी नॉर्मल लाइफ में देखेंगे तो पॉइंट चार्ज आपको दिखेंगे ही नहीं, है ना, आपका पाला बॉडीज से पड़ता है, ठीक है। तो चलिए पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन पढ़ते हैं। पॉइंट चार्ज क्या होता है जी, पॉइंट चार्ज इज bodies, point charges, bodies having very small dimensions in compare to the distance between them can be treated as point charges। मतलब ये बच्चों कि अगर ये एक रिंग है, क्या है ये, रिंग है R1 रेडियस की, इस रिंग से एक दूसरी रिंग रखी है R2 रेडियस की, R डिस्टेंस पर, इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है, ठीक है। तो इनके बीच ये स्मॉल r डिस्टेंस है इनके सेंटर टू सेंटर, तो इनके बीच का फोर्स F बराबर
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर नहीं होगा। पहली बात तो ये जान लीजिए। दूसरी बात, हो सकता है कब, इफ R is much greater than R1 and R is much greater than R2, then only F equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square is the force applied by one charged particle on another charged particle. ठीक है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय, इस केस में कहा जा सकता है फॉर एग्जाम्पल सन और अर्थ, सन बहुत बड़ा, अर्थ बहुत बड़ा, लेकिन उसके बाद भी इनके बीच की डिस्टेंस के कंपेयर में दोनों का साइज इतना छोटा है कि हम इन्हें पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, मेरे ऊपर चार्ज है Q1, मेरे से 1 किलोमीटर दूर एक भाई है, उस पर चार्ज है Q2, तो हमारे बीच जो फोर्स है एक दूसरे पे लगा रहे हैं वो होगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और वो फोर्स का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। क्योंकि हमारे बीच की डिस्टेंस हमारे साइज के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है, तो हम पॉइंट चार्ज बन जाएंगे। लेकिन मान लीजिए ये पेन पर चार्ज है Q1 और मेरी बॉडी पर चार्ज है Q2, तो अब K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर वैलिड नहीं होगा। वैलिड नहीं होगा के साथ साथ आप लगाने का प्रयास भी करेंगे तो भी मुश्किल आएगी। क्यों आएगी? आप आर क्या लेंगे, दोनों के बीच की डिस्टेंस, मेरे और इसके बीच की डिस्टेंस ये लेंगे कि ये लेंगे कि ये लेंगे कि ये लेंगे कि ये लेंगे, क्या लेंगे? आप आर ही डिसाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन लोग कहते हैं कि सर इस केस में भी तो आर डिसाइड नहीं कर पाएंगे, इस केस में भी तो ये भी तो एक डिस्टेंस है, ये भी तो एक डिस्टेंस है, आप ये कैसे कह रहे हो कि यही आर लेना है? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैसे कह सकते हो? मैं क्या, इसका रीजन है मेरे पास, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपने कभी बात करते हुए सुना होगा कि कोटा से दिल्ली की डिस्टेंस 450 किलोमीटर है या 500 किलोमीटर है, किसी ने कहा आपसे, मान लीजिए आप पूछते हैं भाई दिल्ली से कोटा की डिस्टेंस क्या है, तो आपसे कहते हैं कि भाई 500 किलोमीटर दूर है। तो क्या पूछते हैं आप? कुछ पूछते हैं क्या? कई बार लोग पूछते हैं कहां से कहां तक, दिल्ली में कहां से कोटा में कहां तक? तो कि रोड डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं, तो कोटा के बस स्टॉप से दिल्ली के बस स्टॉप तक, ठीक, बस इतना अगर आपको बता दिया जाए तो आप कहते हो ठीक है, कोई बात नहीं, सही चलेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप ये पूछते हो क्या कि कोटा बस स्टॉप के किस पॉइंट से दिल्ली बस स्टॉप के किस पॉइंट तक? ये तो नहीं पूछते हो ना। क्यों नहीं पूछते हो? क्योंकि आप कहते हैं यार वो मायने नहीं रखता, कोटा बस स्टॉप के किसी भी पॉइंट से दिल्ली बस स्टॉप के किसी भी पॉइंट तक की डिस्टेंस निकाल लो, 500 किलोमीटर ही आएगी यार। और फिजिक्स में एग्जैक्ट कुछ होता नहीं, ये तो मेरे लेक्चर अगर आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो आपको पता होगा, एग्जैक्ट का कोई मीनिंग ही नहीं होता, ठीक। तो इस कारण से जब स्मॉल आर R1 और R2 के कंपेयर में बहुत बड़ा होगा, उस समय आप चाहे ये डिस्टेंस लें, चाहे ये डिस्टेंस लें, चाहे कोई डिस्टेंस लें, हर बार सेम आंसर आएगा। बच्चों लास्ट जो मेरी क्लास थी थर्सडे वाली जो होनी थी, मैं नहीं ले पाया क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी, और आज भी मेरी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूं जब तक आपको पढ़ा पाऊंगा पढ़ाता जाऊंगा, जब लगेगा कि नहीं हो पा रहा है तो फिर मैं छोड़ दूंगा क्लास, ठीक है बच्चों। अभी फिलहाल तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको बताता जाऊं। क्या अर्थ का नेट चार्ज 0 होता है या कुछ और? बेटा अर्थ का नेट चार्ज 0 नहीं होता है। सर व्हाई नॉट टू ऐड ऑल स्मॉल पॉइंट एंड देन यूज इंटीग्रेशन? यस कर सकते हैं बेटा, लेकिन मैं तो इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि ये फॉर्मूला केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। ये तो नहीं कह रहा हूं आपसे कि आप फोर्स निकाल नहीं सकते हो, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप तभी लगा सकते हो जब दोनों बॉडी पॉइंट चार्ज होगी। चलिए इनकी इच्छा पूरी कर देते हैं भाई, सभी लोग देख लीजिए कि लोगों ने कहा फिर एक क्वेश्चन है
कि मान लीजिए हमसे कहा गया कि ये एक रॉड है L लेंथ की, इस पर चार्ज है Q। ध्यान से सुनिएगा, यहां से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट चार्ज है स्मॉल q। किसी ने कहा कि सर हमें इन दोनों के बीच का फोर्स निकालना है। मुझे मतलब नहीं है कूलम्स लॉ से सर, मुझे कोई लेना देना नहीं है कि कूलम्स लॉ क्या होता है, कूलम्स लॉ लगता है कि नहीं, मुझे तो बस ये बताइए मुझे फोर्स निकालना है। तो मैंने कहा चिंता मत करो, हमारे जो न्यूटन बाबा है ना, वो किसी भी बॉडी को पॉइंट चार्ज बनाने का काम कर चुके हैं पहले से ही। कि कैसे कर चुके हैं, कि इस आवाज को बंद करो, ये ऐसे कर चुके हैं न्यूटन बाबा, अगर हम ध्यान से देखें कि किसी भी बॉडी को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया जा सकता है। अगर तुम्हें याद हो तो हम किसी भी लेंथ को dx 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 में ब्रेक कर सकते हैं, है ना। तो बस कर सकते हैं तो पॉइंट चार्ज बना सकते हैं। तो पॉइंट चार्ज बनाएंगे, फोर्स निकालेंगे, फिर दूसरे पॉइंट चार्ज का फोर्स निकालेंगे, सारे फोर्स का वेक्टर एडिशन कर देंगे। चलिए करते हैं साहब। तो यहां से x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट लेता हूं बच्चों, ध्यान रखना ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन की मदद से मैं कोई कॉन्सेप्ट बताना जा रहा हूं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना सभी लोग। और इस पर चार्ज है dq, इसकी विड्थ है dx और चार्ज है dq। तो क्या मैं कह सकता हूं अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो dq बाई dx बराबर q बाई l होगा। और अगर समझ में नहीं आया हो तो सेंटर ऑफ मास में मैंने लीनियर चार्ज डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी, मास डेंसिटीज के बारे में बताया है, तो वैसे यहाँ पर भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए फोर्स निकालते हैं इस पॉइंट चार्ज dq और इस q के बीच का। तो वो फोर्स होगा df से रिप्रेजेंट करेंगे, k मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों, q, ठीक। अच्छा एक काम करते हैं, इसको q1 कर देते हैं, वरना इंटीग्रेशन में इसको वेरिएबल मान लेंगे हम लोग, ठीक है। ये q1 इंटू dq अपॉन, बोलिए जल्दी से क्या आ गया, अपॉन डिस्टेंस बोलिए x स्क्वायर। इस इंटीग्रेशन को क्या हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ dq है और यहाँ वेरिएबल x है, ये इंटीग्रेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, dq को dx के टर्म में। तो कन्वर्ट करते हैं बच्चों f की वैल्यू निकालने के लिए। तो ये आ गया k q1, dq की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई बच्चों, q बाई l, ठीक है, dx अपॉन x स्क्वायर। चलिए कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर दें बच्चों, r से r प्लस l तक इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहां से फोर्स की वैल्यू आती है k q1 बाई l कैपिटल Q, 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा माइनस 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स। तो ये आएगा 1 बाई आर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इधर आएगा r प्लस एल, इधर आएगा माइनस आर, आर आर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर l आएगा नीचे, और नीचे वाले l से कैंसिल हो जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू आती है k q1 q अपॉन r इंटू आर प्लस एल। देख लीजिए, तो पहला मेरा ऑब्जेक्टिव था इस क्वेश्चन को कराने का। ध्यान से सुनना, कई लोगों के दिमाग में आता है कि सर इसका चार्ज इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान लीजिए और फोर्स निकाल लीजिए के q1 q अपॉन r प्लस एल बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे सर ने कहा है सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पर पूरी बॉडी को कंसंट्रेटेड माना जा सकता है। तो अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट नहीं होता जहां पर पूरी बॉडी को कंसंट्रेटेड माना जा सकता है। तो ये गलती एक तो मत करिएगा, आज के बाद हमेशा ध्यान रखिए। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट मैंने बता दिया है, पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। बताइए अगर 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 ये R L की तुलना में बहुत बहुत ज्यादा हो, बहुत बहुत ज्यादा हो, ये R L की तुलना में बहुत बहुत ज्यादा हो, तो क्या पॉइंट चार्ज की कंडीशन फुलफिल हो रही है? और अगर पॉइंट चार्ज की कंडीशन फुलफिल हो रही है तो जरा देखिए तो सही, K Q1 Q R प्लस L में R L से बहुत बड़ा है, मतलब ऐसे समझिए 10,000 प्लस 0.1, 10,000 प्लस 0.2, 10,000.01, तो लगभग वैल्यू 10,000 लिख सकते हैं। तो क्या बचा, अपॉन आर स्क्वायर आया कि नहीं आया? चेक करिए, क्या वो जो हमने लिखवाया है कि पॉइंट चार्ज की कंडीशन व्हेन आर इज मच मच ग्रेटर देन एल, तो पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, क्या वो सेटिस्फाई हो रही है? तो आंसर है यस, वो सेटिस्फाई हो रही है।
तिलक, कैन आई टारगेट IMO अलॉन्ग विद JEE एडवांस इन 12th? भैया IMO को कभी भी JEE एडवांस के साथ मिक्स मत करना, सभी को बता रहा हूँ, और खासकर 12th में, है ना, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर IMO आपको देना है ना, तो अपनी 10th तक अपनी इच्छा पूरी कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 11th में कर लीजिए, उसके बाद भूल करके भी ये गलती मत करिएगा, पहले बता दे रहा हूँ। 12th में JEE के साथ IMO मत दीजिएगा। एक बार नहीं, कईयों बार गड़बड़ी हो चुकी है, मैं मना करता रहा हूँ, और जिसने नहीं माना उसने भुगतान भी भुगता है, ठीक है। अगला पॉइंट हम देखने जा रहे हैं। पिछला पॉइंट नंबर क्या था? सेकेंड पॉइंट था। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं बच्चों। थर्ड पॉइंट है F in equation 1 is a central force, क्यों भाई, क्यों है? क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, तो चार्ज तो मूव करेंगे ही नहीं। तो इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि यहाँ अगर Q1 है, यहाँ Q2 है, R2 R A डिस्टेंस पर, फिर RB डिस्टेंस पर QB है, ये QA है, फिर RC डिस्टेंस पर Q3 है, ठीक है, QC है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये फोर्स हमेशा इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग होगा, हमेशा Q1 से पास होगा लाइन ऑफ एक्शन, सेंट्रल फोर्स की पहली कंडीशन। और वो फोर्स रेडियस का फंक्शन है। ये कैसे? कि K Q1 QA अपॉन RA स्क्वायर। Q1 फिक्स, QA फिक्स, केवल किस पर डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस पर। RA को बढ़ाओगे तो क्या ये दोनों चेंज होंगे? नहीं चेंज होंगे, ठीक है। तो हमेशा Q1 से पास होगा, पहली चीज। दूसरा, फंक्शन ऑफ रेडियस है, थीटा नहीं है। Therefore it is conservative in nature। क्यों भाई होगा कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव की स्पेलिंग देख लेना, वो आई नहीं उस पर। कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव याद है? वर्क पावर एनर्जी में आपको कंजर्वेटिव समझाया था बच्चों। अगर आपको याद नहीं है तो मेरे वर्क एनर्जी के लेक्चर देखिए, आपको कंजर्वेटिव याद आ जाएगा, ठीक है। तो कंजर्वेटिव का मतलब जिसका वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। चौथा पॉइंट, F follows principle of superposition। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो करता है। इसका मतलब क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ। जो थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं उनके लिए अभी जो बात बताने जा रहा हूँ एकदम खतरनाक, मस्त, एकदम ध्यान से सुनना। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो करना कोई ऑब्वियस चीज नहीं है। कई लोग इसको ऑब्वियस समझते हैं, लेकिन ये ऑब्वियस नहीं है। ध्यान रखिएगा कि कैसे ऑब्वियस नहीं है। कि देखिए, मान लीजिए, पहले तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता क्या है, उसे फॉलो करना कहते किसे, पहले ये समझाता हूँ। तो ये समझाने के लिए ध्यान दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर एक Q चार्ज है, ये Q1 है, R1 डिस्टेंस पे रखा है, इसके कारण इस पर फोर्स लग रहा है F1। सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 2, ये Q है, ये Q2 है, इस पर फोर्स लग रहा है F2। सिचुएशन नंबर 2। अगर ऐसा है तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है अकॉर्डिंग टू ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ध्यान से सुनिएगा। अगर इस Q के सामने Q1 रख दो, Q2 रख दो, ये R1, ये R2 पर, तो गारंटी है, मतलब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, गारंटी है Q पर लगने वाला फोर्स F1 प्लस F2 होगा, गारंटी है। बिना चेक किए आप ये कह सकते हो। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। लोग कहते हैं सर इसमें क्या मजाक कर रहे हो यार, ये तो होते ही ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या आप ऐसा कौन सा तीर मार दे रहे हैं अपन,
कौन सी ऐसी बात बता रहे हैं? इसी कारण से कह रहा हूँ कि बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। आप किताबों में तो आपको नहीं मिल पाएगा। हाँ बेटा, वर्क वाला मेथड भी लगा सकते हैं। क्लार्क केंट, वाई विल चार्ज नॉट मूव? बेटा क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, हम पढ़ ही इलेक्ट्रोस्टैटिक रहे हैं, तो हम पढ़ ही अभी यही रहे हैं कि जैसे आपने पहले फ्रिक्शनलेस पढ़ा था, उसके बाद फ्रिक्शन पढ़ा, तो वैसे ही अभी स्टैटिक पढ़ रहे हैं, फिर आगे चल करके हो सकता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी पढ़ें। फिलहाल तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। ध्यान से सुनना, वाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज नॉट एन ऑब्वियस प्रिंसिपल? क्यों नहीं है ऑब्वियस प्रिंसिपल, बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मजा आने वाला है आपको बहुत ही ज्यादा। मतलब मुझे तो आया था जब मैंने पहली बार समझा था। ये Q1, ये R डिस्टेंस पर, यहाँ पर चार्ज है Q, ठीक है। चलिए बताइए कितना फोर्स लगेगा? ये Q1 Q अपॉन R स्क्वायर लगेगा, ठीक। ध्यान देना भाई, अभी जादू आने वाला है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वाला। मान लीजिए कूलम्स लॉ, मान लीजिए हो सकता है कूलम्स लॉ F बराबर के Q1 स्क्वायर Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर होता, मान लीजिए ना भाई होता, ठीक है। तो जरा समझना, यहां पर ये आता, ठीक है। अब अगर मैं इसी जगह पर Q2 चार्ज रखूं तो कितना फोर्स लगता? बोलो, के Q1 स्क्वायर Q2 स्क्वायर Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, F2 लगता सेम डायरेक्शन में इधर। चलिए अब दोनों को एक ही जगह पर रख दीजिए, Q1 प्लस Q2। चलिए बताइए इस फॉर्मूले से, ये जो फॉर्मूला बना है, इस फॉर्मूले से फोर्स क्या आएगा? इस फॉर्मूले से आएगा F बराबर के Q1 स्क्वायर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर इंटू Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर विच इज नॉट इक्वल टू F1 प्लस F2। चेक कर लीजिए अच्छे से, इतना आसान नहीं है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जितनी आसानी से लिख दिया जाता है, जितना आप लोग ऑब्वियस समझते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बिल्कुल भी ऑब्वियस नहीं है बच्चों, देख लीजिए आराम से, टेक योर टाइम। मैं तब तक चाय पी लेता हूं। हाँ भाई, है क्या ऑब्वियस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? तो अभी ये मेरी बात समझ में आई तुमको, दिमाग में बैठी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज नॉट एन ऑब्वियस प्रिंसिपल, जिसको बहुत आसानी से लोग ऑब्वियस समझ लेते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब थोड़े से क्वेश्चन करते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन, एक सिंपल से क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन मेरा मानना यह है कि सीधा सीधा क्वेश्चन करने के पहले आपने वेक्टर तो पढ़ा ही है, तो वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ क्या होता है वो देख लेते हैं। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, मान लीजिए ये Q1 है, ये Q2 है, ये R1 पोजीशन वेक्टर है, ये R2 पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस तो हमें पता नहीं है, डेल्टा R मान लेते हैं, ये गिवन नहीं है, ये तो हमें निकालना पड़ेगा। अब हमें R1 पोजीशन वेक्टर, R2 पोजीशन वेक्टर, Q1 और Q2 के टर्म्स में फोर्स बताना है। हमें फोर्स बताना है, फोर्स बाई Q1 ऑन Q2, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में निकालना है।
चलिए देखते हैं। फोर्स बाई Q1 ऑन Q2, फोर्स बाई Q1 ऑन Q2, Q1 Q2 पर जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा अगर दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो हम दोनों को पॉजिटिव कंसीडर करके निकालने जा रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं नेगेटिव हुआ तो देख लेंगे क्या करना होगा, ठीक है। पहले फिलहाल तो पॉजिटिव। अब इस डायरेक्शन हमने क्या पढ़ा वेक्टर में, हमने वेक्टर में पढ़ा मैग्नीट्यूड अगर आप पता है तो यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप वेक्टर फॉर्म में किसी भी चीज को डिनोट कर सकते हैं। तो भाई ये लास्ट है, इसके बाद मैं क्लास एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगा ना। तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, पहले इस डायरेक्शन में वेक्टर बताइए क्या होगा। मैं कहा इसी वेक्टर को बोल देते हैं ना, ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से, R1 प्लस डेल्टा R बराबर R2। तो डेल्टा R की वैल्यू क्या आ जाएगी, R2 माइनस R1। इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर अगर चाहिए डेल्टा R कैप, तो डिवाइड कर दीजिए डेल्टा R के मैग्नीट्यूड से, ठीक है बच्चों। यूनिट वेक्टर आ गया, तो फोर्स कितना हो गया, F बाई Q1 ऑन 2 बराबर K Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मॉड का होल स्क्वायर। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड बच्चों, ठीक है, ये हो गया मैग्नीट्यूड। अब यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, R2 माइनस R1 अपॉन मॉड ऑफ R2 माइनस R1। तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म में इस फोर्स की वैल्यू, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ और भी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें बताऊंगा वेक्टर फॉर्म के अलावा। हम क्वेश्चंस करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे नहीं। फिर एक थ्योरम है अर्नशॉस थ्योरम, जो आपने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन एनसीईआरटी ने इस थ्योरम का जिक्र किया है बिना इसका नाम बताए, इसलिए इसको भी पढ़ेंगे। और एनएससीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्नशॉस थ्योरम बहुत मायने रखती है। उसके बाद हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्रेजेंस में इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कि इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रोस्टैटिक की प्रेजेंस में किस तरीके का होता है। और उसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय।